हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम सृष्टि और आज जो होता है ना, हम लोग अपने क्लास सिविक्स के क्लास 10th का चैप्टर 2 फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटिस दैट द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन वन मेजर फॉर्म ऑफ अ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। लास्ट चैप्टर मतलब चैप्टर 1 में जब आपने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया था। क्या नोटिस किया था हम लोगों ने? कि पावर को शेयर किया जा रहा है, गवर्नमेंट के अलग अलग बॉडीज़ में पावर को शेयर किया जाता है। इस चैप्टर में मेनली हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में हम लोग फेडरलिज्म को डिस्क्राइब करेंगे, बाकी चैप्टर में उसके थ्योरी और प्रैक्टिसेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से में क्या आने से क्या फ़ायदा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हम लोगों का डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म, मतलब व्हाट इज़ फेडरलिज्म के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। Let's get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. अगर लास्ट चैप्टर की बात करें तो आप लोगों को लास्ट चैप्टर में याद होगा कि बेल्जियम और श्रीलंका में ना पावर शेयरिंग को लेकर किस तरीके से डिफरेंसेस था, किस तरीके से वाद विवाद चल रहा था। यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दिस पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट्स। बेल्जियम में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया गया। वो चेंजेस क्या था? वो चेंजेस ये था ना कि बेल्जियम में ना जो पावर है ना उसका शेयरिंग किया गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर को उठाकर जो रीजनल गवर्नमेंट थे ना उनको दे दिया गया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर को क्या किया गया? डिवाइड किया गया और रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया गया। रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। अब ऐसा नहीं है कि रीजनल गवर्नमेंट जो थी ना वो बेल्जियम में पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। पहले भी रीजनल गवर्नमेंट जो थी ना वो बेल्जियम में आपकी एग्जिस्ट करती थी। दे हैड देयर रोल एंड पावर, उनका अपना रोल था और पावर था। बट ऑल दिस पावर वेयर गिवन टू दिस द गवर्नमेंट एंड कुड बी विदड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये पावर उनको कौन दिया था? कि ये पावर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट दिया था। एक पावर देना और एक पावर होना दोनों में डिफरेंसेस है। तो ये पावर कौन दिया था? सेंट्रल गवर्नमेंट दिया था। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन मुताबिक कभी भी जब चाहे तब जो होता है उस पावर को ना अपने हाथ में वापस ले लेती थी। ठीक है, जब भी कोई, जैसे कोई भी इंसान है, अगर कोई इंसान उनके फेवर में काम नहीं कर रहा है, कोई आदमी है, लोकल गवर्नमेंट का कोई आदमी है जो उनके फेवर में काम नहीं कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी ना वो जब मन चाहे तब उसको हटा देती थी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। देखिए क्या बोल रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने ये बात पढ़ा कि बेल्जियम में ना जो ऐसा नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। स्टेट गवर्नमेंट पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बट उनके पावर को उनको कौन दिया था? तो सेंट्रल गवर्नमेंट दिए थे। जब मन चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको हटा देते थे। तो ये जो था ना एक हम लोग का क्या था, एक डिफेक्ट टाइप का था उस समय। तो द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वॉज द रीजनल गवर्नमेंट वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वेयर नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चेंज लाया गया 1993 में, एक चेंज लाया गया जिसमें रीजनल गवर्नमेंट को सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिए गए। अब जो रीजनल गवर्नमेंट थी ना, जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, अब उनको क्या कहते हैं ना, अपने पावर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करना रहता था। क्योंकि जो रीजनल गवर्नमेंट थी ना उनके पास एक प्रॉपर अमाउंट में पावर रहता था। उनके पावर का डिवीजन कर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर का डिवीजन कर दिया गया। दिस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो बेल्जियम है ना वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ना फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट कर गया। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम क्या होता है? यूनिटरी सिस्टम जो होता है ना वो फेडरल सिस्टम का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है ना, जैसे यूनिटरी सिस्टम में आपका क्या होता है ना कि पावर जो होता है किसी एक ही इंसान के हाथ में रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में रहेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, उस पावर को अपने अकॉर्डिंग किसी को भी देगा। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या रहता है, पावर का डिवीजन रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन हो जाता है। Sri Lanka continue for all the practices purpose a unitary system where the national government has all the power। श्रीलंका जो था ना, जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि श्रीलंका जो है ना वो मतलब अपना हाथ पैर पूरा मार रहा था कि किस तरीके से उसके कंट्री में जो होता है ना यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही रहे, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ना रहे, जिसमें पावर जो होता है सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में रहे और नेशनल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग लोगों को चलाए। तमिल लीडर
want श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। जो वहाँ के जो तमिल लीडर थे वो चाहते थे कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का सेटअप हो। तो इसी चीज़ को लेकर तमिल और जो श्रीलंका था ना उसमें वाद विवाद हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। जो होता है ना वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर क्रिएट हो गया था। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर डिवाइड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। देखिए ये जो हम लोग का फेडरलिज्म होता है ना, फेडरलिज्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म जो होता है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट के पावर को ना डिवाइड किया जाता है। किस में डिवाइड किया जाता है? सेंट्रल अथॉरिटी में डिवाइड किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ना अलग अलग अथॉरिटीज़ में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। यूजुअली अ फेडरलिज्म हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जनरली जो फेडरलिज्म होता है ना उसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। वन ऑफ द गवर्नमेंट इज फॉर इंटायर कंट्री दैट हैज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। एक जो रहता है ऐसा गवर्नमेंट रहता है जिसका इंटरेस्ट जो रहता है वो पूरे कंट्री की तरफ रहता है। जैसे डिफेंस में क्या हो रहा है, आपके एयरफोर्स में क्या होगा, पूरे कंट्री के लिए उसका वो पूरे कंट्री के बेनिफिट के लिए काम करेगा। ठीक है, उसके लिए कोई एक रीजन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए पूरा कंट्री इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो होता है ना वो क्या करता है, द अदर आर द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। दूसरा जो होगा वो लोकल गवर्नमेंट होगा जो अपने स्टेट के बारे में ध्यान देगा। जैसे बिहार में अगर कोई पुल बन रहा है तो उस पर छत्तीसगढ़ का या फिर जो होते हैं ना आपके यूपी के या फिर राजस्थान के जो सीएम वगैरह होंगे वो आके काम नहीं करेंगे, बल्कि बिहार के सीएम जो होते हैं ना वो उस चीज़ पे ध्यान देंगे। तो ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्विस को देखते हैं। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये दोनों गवर्नमेंट जो होते हैं इंडिपेंडेंटली अपने पावर को इंजॉय करते हैं, मतलब अपने पावर को का यूज़ करते हैं। कोई भी जैसे नेशनल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पावर में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करता है। इन दिस सेंस, इस सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि फेडरलिज्म आर कॉन्ट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट। तो हम लोग इस सेंस में कह सकते हैं कि फेडरलिज्म जो होता है वो हमारे यूनिटरी गवर्नमेंट के बिल्कुल उल्टा होता है। अंडर द यूनिटरी system entire there is one level of government of the sub unit and subordinate to the central government। यूनिटरी सिस्टम में जनरली क्या होता है, एक ही गवर्नमेंट रहता है और उसी के अंदर सब काम करता है। ठीक है, उसी गवर्नमेंट के अंदर सब काम करता है, वही पावर का डिवीजन करता है कि किस तरीके से पावर का डिवाइड किया जाए या नहीं किया जाए। The central government can pass on order to their province or their local government। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो क्या करती हैं, ऑर्डर पास करती है लोकल गवर्नमेंट को, और लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं ना उनको यूनिटरी सिस्टम में लोकल गवर्नमेंट क्या होता है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को सुनना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन। इसमें ये जो लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है कुछ भी करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना का पावर रहता है ऑफ इट्स ओन फॉर विच इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना उनके पास अपना पावर रहता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना वो आंसरेबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं। मतलब अगर कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है तो उसका जवाब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देना, बल्कि उसका जवाब उसको किसको देना है, तो आम जनता को देना है। तो ये चीज़ एक फायदे वाला रहता है। बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटिवली आंसरेबल टू द पीपल। ये दोनों गवर्नमेंट जो होती है ना वो सेपरेटिवली आंसरेबल होती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जवाब किसको देना पड़ता है, तो लोगों को, जनता को जवाब देना पड़ता है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी किसको जवाब देना पड़ता है, तो क्या कहते हैं, जनता को जवाब देना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कुछ की फीचर्स। ये जो हम लोगों का फेडरलिज्म है ना इसके कुछ की फीचर। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल के गवर्नमेंट रहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट रहता है आपका। Different tiers of government govern the same citizen, but each tier of its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation and administration। ये जितना भी लेवल होता है वो अपने अपने हिसाब से काम करता है, कोई किसी को आंसरेबल नहीं रहता। हर कोई जो रहता है वो अपने उनके लिए ना कुछ ये पार्ट डिवाइड कर दिए जाते हैं कि कौन जो है ना वो आपके एटम थ्योरी पर ये फैसला देगा, कौन जो होता है ज्यूरिसडिक्शन पे फैसला देगा, कौन जो होता है वो लेजिस्लेशन करेगा, कौन टैक्सेशन करेगा, कौन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो सबका अपना अपना काम डिवाइड कर दिया जाता है। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस ऑफ एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड।
हम लोग को ये बोला जा रहा है कि जैसे जो ज्यूरिस्डिक्शन है ना आपका, मतलब हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का ना अपना अपना काम होता है, अपना अपना लेवल होता है, ठीक है। कोई भी किसी को आंसरेबल नहीं होता है कि हाँ तुम ये काम करो, तुमको ये काम करना चाहिए, कोई भी किसी को आंसर नहीं करता है, ठीक है। तो हर किसी का अपना लेवल होता है, हर किसी के काम करने का अपना तरीका होता है, कोई किसी को आंसर नहीं करेगा। और इनके जो भी पावर्स रहते हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहते हैं, कोई भी जो है अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं कर सकता, इनके पावर को मेंशन किया जाता है कि किसको कितना पावर दिया जाएगा। आगे देखिए फिर क्या बोल रहा है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो फंडामेंटल प्रोविजन होता है ना, कोई भी फंडामेंटल चेंजेस होता है ना, सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोचे कि हम जो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरीके का चेंजेस ला देंगे तो ये गलत चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला जो होता है किसी भी चीज़ में चेंजेस नहीं ला सकता, उसको चेंज लाने के लिए सबका जो होता है ना राय सहमत की सबकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के पास ये पावर होता है कि अलग अलग जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना उनके पावर में वो इंटरप्ट कर सके, मतलब उनके पावर को देख सके, कोई जो होता है ना अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। द हाइएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ द डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। जो हाइएस्ट कोर्ट होता है, जो हाई कोर्ट होता है, वो क्या करता है एज अ मीडियम की तरह, अंपायर की तरह काम करता है। जब दोनों में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, जब किसी में किसी तरीके का मतभेद होता है तो जो आपका हाई कोर्ट होता है ना वो एज अ अंपायर काम करता है उन दोनों के बीच में। सोर्स ऑफ revenue for its source of government are clearly specified to the ensure in its financial autonomy। देखिए जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहता है ना कि उनका इनकम का क्या सोर्स रहेगा, ये पूरी तरीके से मेंशन रहता है। किस चीज़ में मेंशन रहता है, तो ना आपका जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहता है ना उसमें पूरे अच्छे से मेंशन रहता है। आगे देखिए फिर क्या बोल रहा है, द फेडरल सिस्टम दैट हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है ना वो दो पावर को शेयर करता है, मतलब दो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखता है। सबसे पहले लोगों को सेफगार्ड और प्रमोट करता है कंट्री के यूनिटी को, मतलब लोगों के प्रति एकता बनाए रखता है। वाइल एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जो रीजनल डाइवर्सिटी होते हैं, जो अलग अलग रीजन में विविधता होते हैं, तो उस पर भी ध्यान देता है। देयरफॉर टू एक्सेप्ट आर क्रिटिकल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ फेडरलिज्म। तो ये दोनों चीज़ जो होता है फेडरलिज्म को एक सही तरीके से काम करने के लिए, ये दोनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री एट सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट इच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। गवर्नमेंट जो होते हैं ना ये सारे चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और एक अच्छा पावर का एग्जाम्पल रखते हैं हम लोगों के सामने। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एक्सेप्ट। एक आइडियल फेडरल सिस्टम की बात करें तो उसमें ये दोनों एक्सेप्ट रहता है, म्यूचुअल ट्रस्ट भी रहता है और लोगों के बीच में एग्रीमेंट भी रहता है साथ रहने का। द एग्जैक्ट बैलेंस जो होता है पावर का बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की, यह अलग फ्रॉम वन फेडरलिस्ट टू अनदर, ये हर फेडरेशन में अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में जो होता है वो अलग होगा, अमेरिका में अलग होगा, हर जगह ये चीज़ अलग रहता है। द बैलेंस डिपेंड करता है कि उस कंट्री का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, ठीक है। वो कंट्री में जो फेडरलिज्म सिस्टम को अडॉप्ट किया गया वो किस सिचुएशन में अडॉप्ट किया, तो इस बात पे डिपेंड करता है। The first route involved independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling a sovereignty and retaining the identity that they increase their security. This type coming together federation, देखिए फर्स्ट वाला जो होता है ना जिसमें बहुत सारे स्टेट जो होते हैं ना वो आपस में आके कंबाइन करते हैं और ना पूरे कंट्री के फायदे के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है। जैसे यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, वहाँ पे ये सिस्टम चलता है। सेकेंड रूट जो होता है जिसमें बड़े बड़े कंट्री को दिखाया जाता है, जिसमें बड़ा कंट्री जो होता है वो डिसाइड करता है कि अपने पावर को शेयर किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। जो ये सब किस में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी रहता है, बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, तो इसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम इसके एग्जाम्पल है। इन द सेकेंड कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है फर्स्ट वाले से, ठीक है। और ना ये अलग अलग जो होता है पावर यूनिट में अनइक्वल डिवीजन होता है, पावर
पावर का जो डिवीज़न होता है वो अनइक्वल होता है। इक्वल पावर का डिवीज़न नहीं होता, अनइक्वल तौर पे पावर का क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। आज जो होता है ना, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को फेडरल कंट्री कौन बनाता है, ठीक है। तो आज हम लोग इस चीज़ के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या बोल रहा है, वी हैव अर्लिएस्ट सीन हाउ स्मॉल कंट्री लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। हम लोग ना जो पावर शेयरिंग वाला चैप्टर है ना, तो उसमें हम लोग एक चीज़ डिस्कस किए थे कि किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका को ना छोटा सा डाइवर्स कंट्री होने के कारण, छोटा सा कंट्री था और उसमें डाइवर्स रिलीजन कम्युनिटी होने के कारण उनको कितने प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद सो मेनी लैंग्वेज रिलीजन रिलीजियस विद द पावर ऑफ शेयरिंग एग्रीमेंट इन आवर कंट्री। तो हाँ, अगर हम लोग इस चीज़ का वो जो बेल्जियम और श्रीलंका का कंपेयर अगर इंडिया से करें, तो इंडिया जो था बेल्जियम और श्रीलंका से लाख गुना ज़्यादा बड़ा है आपका। यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे धर्म को फॉलो किया जाता है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैड इमर्ज एज इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। ये बात हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली है। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेटेड बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। आज़ादी के बाद बहुत सारे स्टेट जो थे वो इंडिया के पार्ट हुए। द कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट, बहुत सारे स्टेट का यूनियन डिक्लेयर किया, लेकिन कहीं पे भी फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। इंडियन यूनियन जो था ना, वो बेस्ट था कि इसमें फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ट था, लेकिन फेडरेशन वर्ड कहीं नहीं लाया गया। लेट गो बैक 7 फीचर, पुराने 7 फीचर को आप ध्यान से देखिए, तो उसमें आप देखिएगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो होता है ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप ना पीछे का साथ जो टॉपिक जो पढ़ाए थे, की फीचर पढ़ाए थे, अगर उसमें आप ध्यान से देखिए तो उसमें आप पाइएगा कि हमारा जो इंडिया है ना, उसको मतलब इंडिया में जो है ना वो क्या किया गया था, उसमें जो 7 सिस्टम है ना, तो उसके थ्रू किया गया था, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट माना गया था। जिसका मतलब क्या होता है, इंडिया जो होता है ना वो बहुत सारे स्टेट का जो होता है यूनियन होगा, ठीक है। और इसमें 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट होंगे। पहला होगा हमारा यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे, और दूसरा होगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा जो 3rd टायर जो था ना फेडरलिज्म का, वो बाद में ऐड किया गया इसमें, जिसमें पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह रहते हैं, सबका अपना ज्यूरिसडिक्शन रहता है, सब अपने तरीके से काम करते हैं। तो 3 तरीके के लिस्ट को तैयार किया गया। पहला था यूनियन लिस्ट, सेकेंड था स्टेट लिस्ट, एंड लास्ट में था कॉन्करेंट लिस्ट। Union list includes subject of nation importance such as defense of country, foreign affair, banking, communication and currency। देखिए ये जो यूनियन लिस्ट था ना, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें जो होता है आपका कॉमन इंटरेस्ट इंक्लूड है, जैसे कि कंट्री को लेकर, कंट्री के डिफेंस को लेकर, फॉरेन अफेयर को लेकर, बैंकिंग कम्युनिकेशन वगैरह को लेकर, करेंसी को लेकर, ये सारी चीज़ पे जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं, ये किसके अंडर आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। They are included in this list because we need a uniform policy of the matter throughout the country। ये सब जो होता है यूनियन लिस्ट में इसलिए इंक्लूड है क्योंकि इसके लिए हम लोगों को एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मानिए फॉर एग्जांपल बंगाल के सीएम को दे दिया जाए ये सब, तो वो ऐसा काम करेगा जो बंगाल के हित में होगा, लेकिन ये यूनियन लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसका मतलब इसको पूरे कंट्री के लिए बेनिफिशियल प्रूफ करना है। द यूनियन गवर्नमेंट जो होता है वो अकेला किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ और ऑर्डर जो होता है वो नहीं बना सकता, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। ये जो यूनियन लिस्ट में जितने भी आपको चीज़ मेंशन किए गए, इस पे जो यूनियन गवर्नमेंट होता है, जैसे मानिए ये सारा चीज़ प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आया, तो प्राइम मिनिस्टर जो है, मोदी जी जो है ना, वो अकेले इस चीज़ पर रूल नहीं बना सकते, लॉ नहीं बना सकते। इस चीज़ पे लॉ बनाने के लिए उनको अपने ना जितने भी लोग हैं उनके अंतर्गत, मतलब उनके पार्टीज़ में या फिर उनके जो इस पोजीशन पे जितने भी लोग हैं उनके साथ उनको राय सहमत करनी पड़ेगी। स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। स्टेट लिस्ट में जो होते हैं कॉमन इंटरेस्ट वाले चीज़ आते हैं, जैसे उस स्टेट का पुलिस क्या है, बीएसएफ क्या है, आपका इरिगेशन फैसिलिटी क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, बिजनेस कैसा हो रहा है, एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है, वहाँ पे बाढ़ तो नहीं आया, सुनामी तो नहीं आया, सूखा तो नहीं पड़ा, तो ये सारा चीज़ स्टेट के अकॉर्डिंग है। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन
कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है ना, वो क्या करता है, इन सारे चीज़ों पे ना वो क्या करता है ना, अपना ना लॉ बनाता है, ठीक है, अपना कानून बनाता है। क्या है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या शामिल है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला जा रहा है आपका, कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है ना, उस पर ऐसे टॉपिक को रखा गया है जिसपे जो है ना दोनों के हित में हो, यूनियन लिस्ट के में भी हो और आपके ये स्टेट लिस्ट में भी हो, तो उनको शामिल है जो पूरे कंट्री के वेलफेयर के लिए हो, जैसे ट्रेड हो गया, बाहर देश से किसी तरीके का बिजनेस हो गया, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, टूरिस्ट हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्टेशन हो गया, ये सब। बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन किए गए, इस पे आपका स्टेट गवर्नमेंट और ये यूनियन गवर्नमेंट दोनों जो होता है वो लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है। इफ़ दिस लॉ कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अगर मानिए स्टेट गवर्नमेंट भी कोई लॉ बनाया और जो है यूनियन गवर्नमेंट भी कोई लॉ बनाया, दोनों में इस लॉ को लेकर मतभेद चल रहा है, तो वो लॉ किसका लॉ को माना जाएगा, तो यूनियन गवर्नमेंट के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाया है उसके कानून को माना जाएगा। वॉट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन द थ्री लिस्ट। अब उन सारे सब्जेक्ट का क्या हुआ जो इन तीनों लिस्ट में से किसी लिस्ट में शामिल नहीं है। और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। जैसे कंप्यूटर, हमारे कंट्री में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुआ, इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी आई, वो जो होता है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया, तो उन सारे चीज़ों का क्या हुआ, वो सारा चीज़ किस लिस्ट में शामिल है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। देखिए हमारे क्या कहते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो यूनियन गवर्नमेंट होते हैं, तो ये जो रेसिड्यूरी लिस्ट सिस्टम होता है, सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर काम कौन करेगा, तो उस पर यूनियन गवर्नमेंट काम करेगा। We noted above the most federation that are formed by holding together do not give equal power to its constitution unit। देखिए जब कल हम लोग कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि इंडिया जो होता है वो होल्डिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। उसमें हम लोग एक बात और देखे थे कि होल्डिंग टुगेदर में जितने भी स्टेट रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनको इक्वल पावर नहीं दिया जाता है। Thus all the state in Indian Union do not have आइडेंटिकल पावर। जितने भी स्टेट हमारे इंडिया में हैं सबको इक्वल पावर प्रोवाइड नहीं किया गया है। कुछ स्टेट जो होते हैं वो स्पेशल पावर इंजॉय करते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान। आगे देखिए फिर आपका क्या बोला जा रहा है, कुछ स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर का उसका अपना संविधान होता है। मेनी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ स्टेट असेंबली। इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। बहुत सारा लॉ ऑर्डर जो रहता है ना, बिना यहाँ के पार्लियामेंट, यहाँ के जो पार्लियामेंट होता है उससे पास किए बिना बहुत सारा लॉ और ऑर्डर नहीं बन सकता है, नहीं हो सकता है आपका पास, ठीक है। बहुत सारे लोग जो होते हैं यहाँ पे आप अपना घर या ज़मीन खरीद कर नहीं रह सकते। कुछ स्पेशल जो होता है प्रोविज़न बहुत सारे स्टेट को हमारे कंट्री में प्रोवाइड किया गया है। देयर आर सम यूनिट ऑफ द इंडियन यूनियन विच इंजॉय अ वेरी लिटिल पावर। हमारे कंट्री में ना कुछ ऐसे यूनिट है जो बहुत कम पावर इंजॉय करते हैं, ठीक है। दिस आर एरिया विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विदाउट एनी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ये जो स्टेट्स है, ये जो कुछ छोटे छोटे यूनिट्स है ना, ये इतने ज़्यादा छोटे कि इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दावा नहीं, इस इंडिपेंडेंट स्टेट का मोहर नहीं दिया जा सकता, और ये दूसरे किसी भी स्टेट के साथ मिलकर काम करने के लिए ये रेडी नहीं है। द एरिया, ऐसे एरिया जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, कैपिटल सिटी दिल्ली हो गया आपका, ये सब यूनियन टेरिटरीज में शामिल किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि ये जनरल दूसरे स्टेट के कंपेयर में इनका जो आपका लेंथ वगैरह है वो कम है आपका, और ये दूसरे स्टेट के साथ मर्ज नहीं हो सकते, इसलिए क्या किया गया, इनको यूनियन टेरिटरीज में शामिल किया गया है। ये जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं इन पे कौन कंट्रोल करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन पे कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको चलाती है। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पावर का शेयरिंग होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक सही दिशा दिखाने के लिए।
फिर क्या बोला जा रहा है, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंजेस दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट जो होता है, ये जो अरेंजमेंट है, इस पे अपने आप चेंज नहीं कर सकता। एनी चेंजेस, किसी भी तरीके का कोई भी चेंज लाने से पहले सबसे पहले ये दोनों हाउसेस से पास होता है आपका, और कम से कम 2/3 इसको मेजोरिटी चाहिए इसको चेंज लाने के लिए। देन इट हैज़ बीन रेटिफाइड। बाद में जो होता है उसको, अगर मानिए मोर देन हाफ लोग जो होता है, अगर किसी भी चीज़ पे मान जाते हैं कि हाँ आप ये चीज़ कीजिए, तो जो होता है तभी वो रूल्स और तभी वो लॉ और ऑर्डर पास होता है। तो इन सारे चीज़ों में जो ज्यूडिशरी होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक डिसीजन। किसी तरीके का वाद विवाद होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अपना डिसीजन देता है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट है पावर। जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं ना, उनके पास ये पावर होता है कि वो अपने टैक्स को, अपने स्टेट में जो टैक्स वगैरह है ना, उसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से वो टैक्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, नहीं। एक फिक्स अमाउंट में आप टैक्स को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये पावर जो होता है दोनों के पास अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का देखिए, हाउस फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म जो होता है उसको किस तरीके से किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दिस आर नॉट सफिशिएंट। किसी भी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फेडरलिज्म को सही तरीके से चलाने के लिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैड सक्सेड इन इंडिया, इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। देखिए, हम लोग कंट्री में ये जो फेडरलिज्म सक्सेसफुल हुआ है, इसका इकलौता यही रीज़न है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमारे हित में है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक इन आवर कंट्री। जो ये रियल सक्सेस होता है हमारे कंट्री का, ये जो फेडरलिज्म का जो रियल सक्सेस है, ये हमारे कंट्री के पॉलिटिक्स को दिखाता है। दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ये हमारे फेडरलिज्म को दिखाता है, शो करता है, उसके रिस्पेक्ट करता है हमारी डाइवर्सिटी को, और लोग जो थे साथ में मिलने के लिए तैयार हुए, साथ में मिलकर रहने के लिए रेडी हुए, तभी जो होता है ये फेडरलिज्म जो होता है वो सही तरीके से काम कर पाया है। लिंग्विस्टिक स्टेट, द सर्टेन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जब हमारे कंट्री में ब्रिटिश हमारे कंट्री को छोड़ कर गए थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारा मेजर टेस्ट किया जा रहा था कि किस तरीके से कंट्री को सही तरीके से चलाया जा सके। तो उसमें सबसे पहले आया था लिंग्विस्टिक स्टेट के हिसाब से, मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को अलग अलग स्टेट में रखा जाए। इफ़ वी लुक द पॉलिटिकल मैप, अगर हम लोग इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखें 1947 और 2013 से कंपेयर करें, तो हम लोग ये बात जान के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा हम लोगों को कि बहुत सारा स्टेट जो होता है वो चेंज हो गया, बहुत सारे स्टेट की बाउंड्रीज चेंज हुई है, बहुत सारे स्टेट का नेम चेंज हो गया है, बहुत सारे पुराने स्टेट जो हैं वो गायब हो चुके हैं, बहुत सारे न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। इन 1947 में जो बाउंड्रीज था बहुत सारे पुराने स्टेट का इंडिया का, वो चेंज हो गया, ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट, और एक नया स्टेट बनाया आपका। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। ये क्यों किया गया था, लिंग्विस्टिक स्टेट के हिसाब से क्यों डिवाइड किया गया था कंट्री को, ऐसा माना गया था कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, मतलब जैसे एक जैसे भाषा बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में रहे, दूसरे स्टेट में ना जाए। जैसे दिस इंक्लूड स्टेट, इससे कुछ स्टेट इंक्लूड हुए थे, जैसे नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, इस टाइप के कुछ स्टेट सामने चल कर आए थे। When the demand for the formation of a state on the basis of language was raised, some national leader feared that it would lead to be a disintegration of the country। जब ये लिंग्विस्टिक स्टेट के हिसाब से मांग बढ़ने लगा कि हाँ लिंग्विस्टिक स्टेट के हिसाब से जो था आप डिवीज़न होने लगा, तो कुछ जो सोशल लीडर थे वो इस बात से डरने लगे क्योंकि कि जैसे पहले क्या था ना, मुस्लिम वगैरह इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया तो उनको इस बात का डर होने लगा कि कहीं जो होता है ना इंडिया अलग अलग जो स्टेट जो है ना वो अपने लैंग्वेज के हिसाब से अलग ना हो जाए। बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन ये दावा किया जा सकता है, अभी ये दावा किया जा सकता है कि ये लिंग्विस्टिक स्टेट के हिसाब से जो हमारे कंट्री का
डिवीज़न हुआ था, ये हमारे कंट्री की यूनिटी को और मतलब हमारे कंट्री के लोगों को और क्लोज ले आया। इट ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, ये जो था ना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाया, ठीक है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उसको ईजी बनाया। आगे देखिए लैंग्वेज पॉलिसी, ए सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज अ लैंग्वेज पॉलिसी। दूसरा टेस्ट क्या किया गया था हमारे कंट्री में, तो लैंग्वेज पॉलिसी चेंज किया गया था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज एट एनी वन लैंग्वेज, हमारे कंट्री में किसी एक लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज का दावा नहीं किया गया, नहीं माना गया है। हिंदी जो है वो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडिया। लेकिन हिंदी जो है ना सिर्फ हमारे कंट्री में 40% लोग ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है। देयर वेयर मेनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं, हमारे कंट्री में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दूसरे लैंग्वेज को प्रमोट नहीं किया जाएगा। हिंदी के साथ साथ अलग अलग लैंग्वेज को भी सेफ किया गया। बिसाइड हिंदी, हिंदी के अलावा और 21 लैंग्वेज को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें शामिल किया गया। अ कैंडिडेट इज इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। एक कैंडिडेट अगर कोई एग्ज़ाम देने बैठ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो एग्ज़ाम देने बैठ रहा है, तो वो 21 लैंग्वेज में से इंक्लूडिंग हिंदी में से वो किसी भी लैंग्वेज में अपना कॉपी लिख सकता है। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है। मच ऑफ दिस गवर्न, बहुत सारे जो है ना वो हिंदी पे ही काम करते हैं, बहुत सारे जो होते हैं ना वो अपने अपने लैंग्वेज और अपने अपने इस लैंग्वेज को लेकर वो कंसर्न भी है। अनलाइक श्रीलंका की तरह लीडर जो है कंट्री का, जो श्रीलंका में जो लीडर था ना वो बोला था कि आप सिन्हाला ही अडॉप्ट कीजिए। हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलने के लिए कहीं से भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंग्लिश जो होता है उसका यूज़ किया जाता है ऑफिशियल पर्पस में, वो रोक दिया गया था 1965 में। और हाउएवर लेकिन अब जो होता है बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट ने डिमांड किया यूजेस ऑफ इंग्लिश के यूज़ कंटिन्यू करने के लिए, इसलिए इंग्लिश का यूज़ जो होता है वापस से स्टार्ट किया गया। इन तमिलनाडु मूवमेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गया था, इंग्लिश का यूज़ दोबारा से स्टार्ट करने के लिए मूवमेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गया था। बहुत सारे लोग जो था सड़कों पर उतर आए थे इंग्लिश के फेवर में कि इंग्लिश को बोला जाए। प्रमोशन ऑफ हिंदी, देखिए इंग्लिश को स्टार्ट किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी को ख़त्म कर दिया गया। हिंदी का जो प्रमोशन था वो दिन पर दिन होते चला गया। गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन द स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते तो वहाँ का भी एक मातृभाषा हिंदी लगा दिया। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है इंडियन लीडर पॉलिटिकल लीडर को हेल्प किया कंट्री को एक साथ चलाने में। श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में बोला गया था कि आपको सिन्हाला ही आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये चीज़ इंडिया में नहीं किया गया। इंडिया में जो होता है ना एक सारे लैंग्वेज को एक साथ रखा गया, किसी लैंग्वेज को ज़्यादा नहीं माना गया, किसी लैंग्वेज को कम नहीं माना गया।